अस्सलामुअलैकुम, दिस इज तौसीफ खान फखैर रावली। आज हम आपके पास लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स इन इक्विलिब्रियम में से एक प्रॉब्लम एग्जांपल 2.3। पेपर में इंपॉर्टेंस के हवाले से इसकी अगर बात करें तो ये 3 नंबर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आती है। इसके अलावा 2.5 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का आंसर भी इसके अंदर है। और इसके बाद इसका जो आंसर निकलेगा 120 डिग्री, उसको भी आपने याद रखना जरूरी है क्योंकि एज एन एमसीक्यूज भी पूछ लिया जाता है। तो पेपर के इंपॉर्टेंस के हवाले से तो हमने बात कर ली। इसी के साथ बच्चों को ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में बड़ा मसला पेश आता है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं अपना कि फाइंड एंगल बिटवीन टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। आपके पास दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल है। ये बात हम अंडरलाइन कर देते हैं कि दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट आल्सो इक्वल, और उनका जो रिजल्टेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इसके बराबर होगा। उसको साथ के साथ ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक फोर्स वाला वेक्टर है, इसको हम F1 कहते हैं। आपके पास दो वेक्टर्स, दो फोर्सेस वेक्टर हैं आपके पास। इसके बाद फोर्स F2 है आपके पास। इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा जिसको हम FR कहते हैं। दोबारा स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं कि वो कहता है कि फाइंड एंगल, हमने एंगल फाइंड करना है, लेकिन ये एंगल किस किस के बीच में है? बिटवीन टू फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस हैं? F1 एंड F2। हमने एंगल फाइंड करना है बिटवीन F1 एंड F2। हमने ये वाला एंगल इन दो फोर्सेस के बीच में फाइंड करना है। उसके बाद वो कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, दोनों फोर्सेस के किसी भी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ईदर ऑफ दीज फोर्सेस। आइए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। हमने बेसिकली एंगल बताना है। अब किसी भी ट्राइंगल के अंदर 6 पैरामीटर्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, और उसके बाद 3 साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल्स होते हैं। तो 60 डिग्री यहाँ पे, 60 डिग्री यहाँ पे और 60 डिग्री यहाँ पे। हमने इसका अगर एंगल फाइंड करना है तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि टोटली गलत है। बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर का रूल कहता है कि जब वेक्टर के हेड के साथ हेड या टेल के साथ टेल मिलेगी, वही एंगल कंसिडर होगा। जब आपके पास हेड के साथ टेल या टेल के साथ हेड मिलेगी, वो वाला वेक्टर कंसिडर नहीं होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दोबारा से सीखते हैं। वेक्टर के रूल के मुताबिक ये जरूरी है कि दो वेक्टर्स की टेल आपस में जुड़ी हुई हो, बिल्कुल इसी तरह, या दोनों के हेड्स आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बनने वाला एंगल जो इनके वर्टेक्स पे बनेगा और यहाँ पे बनने वाला एंगल जो इनके वर्टेक्स पे बनेगा, दोनों का एंगल बिल्कुल सेम होगा। तो लिहाजा हम ये वाला एंगल तो बता ही नहीं सकते, वेक्टर के रूल के मुताबिक गलत। फिर क्या करेंगे? ये F1 वेक्टर है उसको थोड़ा सा स्लाइटली आगे शिफ्ट कर देंगे। फर्स्ट करें, मैं इसको ब्लैक डॉटेड लाइन से शिफ्ट कर देता हूँ और ये वाला वेक्टर यहाँ पे आ गया। अब ये जो वेक्टर है, इसकी टेल और सेकंड वेक्टर की टेल दोनों आपस में मिल रही है, और यहाँ पे जो बनने वाला एंगल थीटा होगा वो हमने बताना है, जो कि इसका आंसर है। अब ग्राफिकली तो बड़ा आसान है बताना कि यहाँ से जब एंगल आपके पास ये फिक्स्ड आर्म था, ये टर्मिनल आर्म था, जैसे आपके पास F2 टर्मिनल आर्म यहाँ से मूव कर रहा है, तो आपके पास 60 ये है, तो ये वाला जो बचेगा आपके पास 120 डिग्री होगा। ग्राफिकली बहुत आसान है, लेकिन हमने इसको इवेलुएट करना है, हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। लेकिन आपके पास दोबारा से एक दफा स्टेटमेंट दोहरा दूं कि दो फोर्सेस, उनका जो रिजल्टेंट है, तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। तो ये जो आपके पास ट्राइंगल बनी है, इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइए इसको आप सॉल्व करते हैं। अब फर्ज करें कि आपके पास, उन्होंने हमें नहीं बताया कि आपके पास F1 जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, F2 की डायरेक्शन क्या है, और वेक्टर्स ऑल अबाउट द डायरेक्शन। F1 को फर्ज करते हैं कि ये x एक्सिस की डायरेक्शन में। लेट आपके पास ये जो F1 फोर्स है वो आपके पास x एक्सिस की डायरेक्शन में अगर हम इसको फर्ज कर लिया, तो इसका मतलब θ1 आपके पास 0 डिग्री के बराबर। इसी तरह F2 की बात कर लेते हैं।
F2 की डायरेक्शन भी हमें नहीं मालूम। अगर मैं F2 की बात करता हूं तो वो आपके पास जो एंगल होगा वो θ2 होगा, और वो एंगल हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको थीटा ही कह देते हैं। अब जैसे ही हमने 5 रूल पढ़ रखे हैं कि सबसे पहले एक्स कंपोनेंट को डील करते हैं, फिर वाई कंपोनेंट को, फिर उसका रिजल्टेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करें, आपके पास f1x है, उसके बाद f1 कोस थीटा, एक्स एक्सिस पे जो फंक्शन काम करता है वो हमारे पास कोस थीटा है। उसके बाद f1 की वैल्यू आपके पास बराबर है f के, और इसके साथ जो बनने वाला एंगल था θ1 वो आपके पास है 0 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोस 0 डिग्री जो है वो बराबर होता है 1 के। तो आपके पास ये f और 1 से मल्टीप्लाई होके तो आपके पास f1x की वैल्यू आएगी, वो आपके पास आएगी f के बराबर। इसी तरह हम अगर y कंपोनेंट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि y पे कोस फंक्शन 0 होता है, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं उसको कैसे। अगर हमारे पास हो f1y बराबर है f1 साइन थीटा, f1 बराबर है f के, और साइन थीटा आपके पास 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री है तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। नतीजे के तौर पर जो आपके पास इम्प्लाइज दैट f1y की वैल्यू आएगी वो आपके पास 0 आ जाएगी। अब इसी तरह हमने ये सेकंड फोर्स जो है इसका x और y कंपोनेंट देख लेते हैं, तो अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। f2 x बराबर है f2 cos थीटा 2, f2 f के बराबर है, उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं f, θ2 आपके पास थीटा के बराबर है तो ये f cos थीटा, f2x की वैल्यू आपके पास बराबर आ जाएगी f cos थीटा के बराबर आ जाएगी। उसके बाद f2y कंपोनेंट भी देख लेते हैं। f2y के साथ फंक्शन आएगा तो साइन θ2, और उसके बाद आपके पास फंक्शन आएगा ये f2 की वैल्यू ये f के बराबर है, साइन और θ2 की वैल्यू थीटा के बराबर हमें पुट की हुई थी, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये f साइन थीटा, और ये वैल्यू किसकी आई है f2x की और f2y की। अब हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमें x कंपोनेंट का रिजल्टेंट लेना है तो दोनों x कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, सिंपल। तो अगर आपके पास fx है तो हम उसको f1x प्लस f2x, अब f1x की वैल्यू तो हमारे पास है यहाँ पे, वो आपके पास बराबर है f, और f2x की वैल्यू आपके पास है f cos थीटा, ये प्लस फार्मूले वाला, और ये f cos थीटा, तो ये आपके पास fx की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। यहाँ पे सेपरेट लिख देते हैं उसको, fx बराबर है f प्लस f cos थीटा। उसके बाद हमारे पास fy की अगर मैं बात करूं, fy में हमारे पास 2 है, f1y ये वाला, और उसके बाद f2y, दोनों को ऐड कर देते हैं वैल्यूज इसकी। f1y की वैल्यू आपके पास है 0, तो इसकी जगह हम 0 पुट कर देते हैं, और f2y की वैल्यू आपके पास है f साइन थीटा। अब ये आपके पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपके पास fy बराबर है f साइन थीटा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये आसान है। कैसे? आपके पास फार्मूला जो है तो f बराबर होता है, सबसे पहले आपके पास अंडर रूट के अंदर जो आपके पास x कंपोनेंट वाली वैल्यूज हैं उसका स्क्वायर लेना है आपने, और उसके बाद y कंपोनेंट वाली वैल्यूज जो है उनका स्क्वायर लेना है। तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है f(x) की है जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे, और ये f(y) की वैल्यू है जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे, और उसके बाद इसको मजीद सॉल्व कर देते हैं। तो इसको अब हम मिटा देते हैं, फिलहाल के लिए आप पॉज करके वीडियो इसको कॉपी कर ले।
अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू जो आएगी f बराबर है एफ एक्स का स्क्वायर। एफ एक्स का स्क्वायर आपके पास बराबर है f प्लस एफ कॉस थीटा, इस सारे का स्क्वायर। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एफ साइन थीटा और उस सारे का स्क्वायर, और इसके ऊपर हमने लेना है अंडर रूट। ठीक है, अब दोनों तरफ अंडर रूट खत्म करेंगे तो अंडर रूट खत्म करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर से खत्म हो जाता है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी एफ स्क्वायर, और ये आपके पास स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए तो आपके पास ये वाली वैल्यू सिर्फ रह जाएगी, जिसको हम एफ प्लस एफ कॉस स्क्वायर थीटा एफ साइन स्क्वायर थीटा कहेंगे। तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली यहाँ से इवेल्युएट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास बचेगा एफ प्लस एफ कॉस थीटा सारे का स्क्वायर और एफ साइन थीटा इस सारे का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला आ जाता है, जो कि आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपके पास बराबर किसके होता है a प्लस बी होल के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसमें करेंगे क्या, ये आपके पास a की वैल्यू होगी और ये आपके पास b की वैल्यू होगी, और इसको हम सॉल्व कर देंगे इस फार्मूले से। इस फार्मूले को नोट कर लें। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, f का स्क्वायर अलहदा और cos फंक्शन का स्क्वायर अलहदा आएगा, प्लस 2 फार्मूले वाला, उसके बाद a की जगह f है, b की जगह फिर f है, और साथ में cos थीटा, और फिर आगे प्लस आ गया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो f का भी स्क्वायर आएगा और साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास f स्क्वायर। ये वाला f स्क्वायर आपके पास किस साइड पे आएगा, जब आपके पास, तो ये आपके पास माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज बच जाएंगी उसमें क्या करते हैं, ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है रेड मार्कर के साथ, इन दोनों में से f कॉमन आ रहा है, एफ स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे आपके पास ये वाली एक वैल्यू बच गई, इसमें आपके पास 2 और ये f के साथ मल्टीप्लाई होगा f का स्क्वायर, और ये आपके पास cos थीटा के बराबर आ जाएगा। अब ये वाला आपके पास f स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 0। ये जो आपके पास मुकम्मल फंक्शन है, ये जो आपके पास मुकम्मल फंक्शन है, ये फंक्शन बराबर है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या उल्टा भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो ये इसको नोट कर लें। तो इस मुकम्मल की जगह पे आ जाएगा 1, तो वो आपके पास बन जाएगा एफ स्क्वायर, और ये इसकी जगह पे 1 आ गया, और यहाँ पे आपके पास 2f स्क्वायर cos ऑफ थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे आगे, यहाँ से आगे ये करेंगे, इसको f स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो f स्क्वायर बन जाएगा। इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा तो आएगा ये माइनस का f स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएगी 2f स्क्वायर cos थीटा। अब मजीद इसको इस साइड पे सॉल्व करते हैं, तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें साथ के साथ। सबसे बेहतरीन नोट्स वो होते हैं जो आप खुद बनाते हैं। तो ये आपके पास बनेगा माइनस का एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर cos थीटा। अगर मैं दोनों तरफ 2f स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2f स्क्वायर ऑन both sides,
तो ये आपके पास बनेगा माइनस का एफ स्क्वायर बराबर है 2f स्क्वायर डिवाइड इधर भी कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं 2f स्क्वायर और यहाँ पे फंक्शन का कॉस। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली सारी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। जो आपके पास वैल्यू बचेगी -1/2 cos ऑफ थीटा, विच इंप्लाइज दैट ये cos फंक्शन इधर चला जाएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा। आगे वैल्यू -1/2 है तो थीटा, और जब इसको आप शिफ्ट दबा के cos इनवर्स फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 120 डिग्री। तो ये हमने इसको मैथमेटिकली इवॉल्व किया कि दो फोर्सेज जो हमारे पास थी वो मिलने के बाद जिनका रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और वो किस एंगल पे होगा, वो आपके पास जो एंगल निकल के आया है वो आपके पास 120 डिग्री है। और ये वैसे भी आप ग्राफिकली तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये आपके पास फिक्स्ड आर्म है और ये टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल आर्म जो कि मूवेबल होता है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल थीटा बनाएगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में अंदर वाले एंगल्स की बात करें तो 60 60 और 60 180 पूरा होता है। किसी भी ट्राइंगल में एंगल इतना होता है तो 60 को 180 में से माइनस करके तो 120 डिग्री। तो ग्राफिकली तो बड़ा आसान था इसको समझना, लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली इवॉल्व किया और वो किस एंगल पे तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है 120 डिग्री, जो कि आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट को ये वाला फार्मूला परेशान करते हैं, तो ये कैसे बना था मैं आपको थोड़ी सी इसकी बता देता हूँ। ये आपके पास फर्ज करें कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसके 3 साइड्स हैं, हर एक साइड का एक नेम है, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये उर्दू मीडियम वाले आउट को अक्सर से याद करते थे इसको। तो ये आपके पास एस से साइन थीटा, सम पीपल हैव, तो पीपल के पी से आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कर्ली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन के बी से बेस और हेयर से हाइपोटेन्यूज। अब दोनों का स्क्वायर ऐड करना है तो दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। आपके पास P ओवर H और बीच में प्लस है और B ओवर H, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो अब इस दोनों को सॉल्व कर देते हैं। P का स्क्वायर, H का स्क्वायर, B का स्क्वायर और H का स्क्वायर, दोनों में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ले लेते हैं उसमें से। H स्क्वायर तो ये आपके पास ऊपर वाले एज इट इज आ जाएगा, रूल है सिंपल सा, एलसीएम एक जैसा हो तो ऊपर वाले एज इट इज आ जाते हैं न्यूमरेटर वाले। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक पढ़ा होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो बराबर होता है वो बेस का स्क्वायर के बराबर होता है और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के, और ये इससे कट के, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे हुआ है आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली एग्जाम्पल आपको क्लियर हुई होगी। बहुत सारे बच्चों का ये वाली एग्जाम्पल का मसला रहता है, तो इसे प्रैक्टिस कीजिएगा 4 से 5 दफा, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। उसके बाद इंशाल्लाह एग्जाम्पल आपको कभी भी नहीं भूलेगी। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ रूल्स याद रख लें कि जब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट में कुछ चीजें मिसिंग है, जैसा कि वो आपको नहीं बताता कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है बनानी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनानी होगी क्योंकि वही एक ट्राइंगल है जिसकी डेफिनेशन के मुताबिक दी गई फोर्सेस और के रिजल्टेंट तीनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा रहेगा, पहली बात। दूसरी, ये वाली गलती नहीं करनी कि आपने ये वाला एंगल देख के उसके आंसर में लिख दिया, क्योंकि वेक्टर का रूल कहता है कि जब वेक्टर के हेड के साथ हेड या टेल के साथ टेल दोनों इस तरह एक वर्टेक्स नहीं बना देते, उनके दरमियान जो एंगल बनेगा या उसकी टेल के दरमियान बनने वाला एंगल, जब तक ये वाली कंडीशन नहीं आ जाती, जब तक आप एंगल को डिफाइन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वेक्टर्स। तो मैंने इस रूल को सेटिस्फाइड करने के लिए ये F1 को थोड़ा स्लाइटली शिफ्ट कर दिया आगे की जानिब। अब ये देखिए, ये जो आपके पास F1 वेक्टर है और F2 वेक्टर है, दोनों की टेल यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 120 डिग्री है, तो उसको हमने इवैल्यूएट कैसे किया है ये आपने डिटेल से देख लिया है। अभी भी कोई क्वेश्चन